यार साथियों, अगर आप 4 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा देने जा रहे हैं और आर्ट्स के अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वायरल प्रश्न पत्र आपको हम लेकर आ चुके हैं। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न पत्र है। आपको 100% लड़ने वाला है, ठीक है। 100% यही प्रश्न लड़ेगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी की इस वीडियो में हम सभी प्रश्नों को बारीकी से समझेंगे और इसमें जो सब्जेक्टिव रहेगा उसको भी बताएंगे, ठीक है। इसमें आपको बता दें, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा क्या है, राजनीतिक शास्त्र ऐच्छिक, यानी कि आपका आई है, यानी आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे राजनीतिक शास्त्र के प्रश्न पत्र यही रहने वाला है। तो अभी के इस वीडियो में हम पूरा ऑब्जेक्टिव समझेंगे। तो चलिएगा, हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ क्या चीज़, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025, इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 से अनुअल परीक्षा का है। तो इसमें कोई भी आप लोग को संदेह नहीं होना चाहिए कि ये फेक प्रश्न है। इसके बाद सेट कोड मिला लीजिएगा, यहाँ पे डी है, ठीक है। सेट कोड डी है। चलिएगा, प्रत्येक प्रश्न को याद कर लीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न इसी से आने वाला है। चलिएगा, इसमें हम सबसे पहले आपको बता दें तो प्रश्न संख्या 1 से 100 तक आपको सभी को पता है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिनमें आपको यहाँ पे 50 प्रश्नों का ही उत्तर देने के लिए है, ठीक है। तो आप 50 प्रश्नों का ही उत्तर दीजिएगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 1 से 100 तक प्रत्येक प्रश्न में से 4 विकल्प है और किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर किन्हीं एक के विकल्प को चुनें और ओएमआर शीट पर भरें, ठीक है। तो चलिएगा, हम 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे बनाना है। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको 100 के 100, ठीक है, 100 के 100 आपको बताने वाले हैं, ठीक है। ये वायरल प्रश्न पत्र है 2025 एग्जाम 4 फरवरी का, ठीक है। चलिएगा, प्रथम प्रश्न है यहाँ पे, पहला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है। तो साथियों, इसका सही जो उत्तर होगा आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। जनता जो है वो यहाँ पे राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। चलिए प्यार साथियों, हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो साथियों, इसका दूसरा का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अध्यात्मक सरकार जो है वो राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है। चलिएगा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो साथियों, यहाँ पे बताइएगा, ऑप्शन ए है भारत में धार्मिक विविधता है, ऑप्शन बी है भारत में राज्य की कोई धर्म नहीं है, सी है भारत में सभी धर्मों के प्रति सम्मान भाव है, या इनमें से सभी। तो साथियों, तीन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिएगा, इनमें से सभी यहाँ पे। चलिए, अधिकतर प्रश्न में 100% चांस रहता है कि इनमें से सभी वाला ऑप्शन सही हो जाए, ठीक है। फिर भी आपको पढ़कर ही उत्तर देना है। चलिए, चौथा प्रश्न है, भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है। ठीक ना, मतलब कि भारत के संविधान में जो संघनात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है। साथियों, तो चार का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये लिया गया है कनाडा से, ठीक है। कनाडा से लिया गया है। अमेरिका कोई अगर आंसर लगाए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण का यहाँ पे संकल्पन किससे लिया गया है। तो पांच का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, यूएसए से लिया गया। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए साथियों, ये 100 के 100 प्रश्न सही है, इसमें आपको सही प्रश्नों को याद करके जाना है, वीडियो को अंत तक देखना है। चलिएगा, इसके बाद हम प्रश्न संख्या छठा में है, पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है। बताइएगा, तो पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सूची में होता है पंचायती पंचायती व्यवस्था, ठीक है, यहाँ पे। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है। मतलब किस अनुसूची में, ठीक है, दल बदल, एक दल से दूसरे दल में जाने का विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है। तो साथियों, इस सात का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 10वीं अनुसूची, ठीक ना। जितना भी आंसर हम बता रहे हैं एकदम 100% सही है, ठीक है, इसी को आपको याद करना है, ठीक है। चलिएगा, इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, किसमें है, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को विरोध करना है। चलिए, नौवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में शामिल है मतलब राज्य और केंद्र दोनों में है, कृषि, शिक्षा, पुलिस या रक्षा। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा 8 का बी, यानी शिक्षा जो है आपको केंद्र सरकार भी देना यहाँ पे फ्री है, फिर केंद्र सरकार भी देती है और फिर राज्य सरकार की तरफ से भी इसको दिया जाता है, ठीक है।
आप लोग सुने होंगे कि नेशनल स्कॉलरशिप मिलता है और फिर राष्ट्रीय कोई शिक्षा नीति है तो सभी राज्यों में लागू होगा। तो ये हो गया केंद्र की, मतलब कि यहाँ पे केंद्र सूची और फिर राज्य सूची प्रत्येक राज्य में जैसे राज्य सरकार चलाती है। चलिए, नौवां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? बताइएगा कि किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया था। 9 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 312 के तहत। चलिएगा प्यारे साथियों, हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 10 में। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है बताइएगा, बताइए। वाद योग्य, अपवाद योग्य, कठोर है या फिर बहुत लचीला है? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा, 10 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, वाद योग्य है। ठीक है, मौलिक अधिकार वाद योग्य है। चलिएगा, यहाँ पे 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटी? बताइएगा, बहुत अच्छा प्रश्न साथियों, एकदम प्रश्न लड़ने वाला है आप में, ठीक ना। चलिएगा, प्रधानमंत्री, किस प्रधानमंत्री की कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? मोरारजी देसाई का, या चौधरी चरण सिंह का, चंद्रशेखर का, या गुलजारी लाल नंदा का? साथियों, 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी गुलजारी लाल नंदा जो हैं वो सबसे कम प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठे, सबसे कम दिन। ठीक है, चलिएगा, इसके बाद 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं? कौन भारत के पीएम ऐसे हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं? बताइएगा, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी सिंह, मनमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ये 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह जो रहे हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। ठीक है, तो 12 का सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिएगा, चलिएगा, एक एक प्रश्न यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिएगा, नोटा का विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया? मतलब कि जो नोटा का विकल्प होता है वोटिंग में, तो वो सबसे पहले कब अपनाया गया था? तो साथियों, 13 का सही उत्तर देखिएगा, 13 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2014 में। ठीक है, 2014 में। चलिएगा, इसके बाद प्रश्न संख्या 14 है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद किसके लेकर है? आतंकवाद भी, सीमा विवाद और जल विवाद। आतंकवाद तो आप जानते ही होंगे, कभी पाकिस्तान भारत पर हमला कर देता है। सीमा विवाद आप जानते ही होंगे, वो पीओके वाला जो पाकिस्तान वहाँ पे अपना कब्जा किए हुए है। और फिर जल विवाद आप सिंधु वाला जानते होंगे, जल विवाद भी है। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 15वां प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आपको आएगा। ठीक है, तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 26 जुलाई को। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया? बताइएगा, राष्ट्रपति, किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो, ठीक ना, एक वीटो होता है, वीटो जिसमें से एक पॉकेट वीटो होता है, तो पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया है? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पे राष्ट्रपति के पद पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। चलिए, 17वां प्रश्न, नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? बताइएगा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार? देखिए, बहुत छात्र छात्राएं ऐसे होंगे जो बिहार इसका आंसर लगाएंगे, लेकिन गलत है, ठीक ना, बिहार इसका आंसर नहीं होगा। नक्सलवाद की जो शुरुआत है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिम बंगाल से नक्सलवाद का शुरुआत हुआ है। 17 का सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है 18वां प्रश्न, राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या है? अगर हम किसी राष्ट्र का निर्माण करेंगे, ठीक है, सही बहुत अच्छे राष्ट्र का, तो उसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं? तो क्षेत्रवाद भी, भाषाएं का विवाद, जाति विवाद, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। चलिएगा, 20वां प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बताइएगा, इसका आंसर सही उत्तर बताइएगा, जयराम दास दौलत राम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए मेन अयंगर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो साथियों, यहाँ पे सबसे प्रथम जो राज्यपाल थे हमारे बिहार राज्य का, 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम। ठीक है, पूछेगा कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत का, तो आपका डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिलहाल इसमें प्रश्न किया गया है, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम हो जाएंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। चलिए, 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ?
ठीक ना। देखिएगा 2000 में नहीं हुआ, तो याद रखिएगा झारखंड जो है वो 2000 में बिहार से अलग हुआ था। उत्तराखंड है वो भी 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ वो भी 2000 में ही मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। बाकी तेलंगाना जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश से कब अलग अलग हुआ, तो 2014 में। ये भी याद रखिएगा कि तेलंगाना कब यहाँ पे अलग हुआ है, तो 2014 में। चलिएगा, तो साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 21 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा साथियों, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है कि भारतीय संविधान को हम एडिटिंग कर सकते हैं, संविधान को संशोधित कर सकते हैं? कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन? साथियों ये जो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रक्रिया को लिया गया है। चलिएगा, यहाँ पे 23वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? बताइएगा, अभी प्रेजेंट में भारत में कुल कितने यहाँ पे हाई कोर्ट हैं? तो भारत में कुल अभी उच्च न्यायालयों की संख्या जो है उसका यहाँ पे सही उत्तर जो होगा आपके सामने 23 का ए हो जाएगा, यानी टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं अभी भारत में। चलिएगा, इसके बाद 24वां प्रश्न है, माफ्टा की यहाँ पे सॉफ्टा सॉरी गाइज यहाँ पे माफ्टा ने सॉफ्टा की स्थापना कब हुआ? बताइएगा, 2003, 2006, 2008 या फिर 2009? तो सॉफ्टा जो है वो एक देश का मतलब बहुत सारे देशों का संगठन है, तो इसका सही उत्तर होगा 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2006 में सॉफ्टा का स्थापना हुआ था। चलिए 25वां प्रश्न है, भारत किस तरह का गणतंत्र है? बताइएगा, धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, संप्रभु है या फिर इनमें से सभी है? तो साथियों 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी, इन यानी कि इनमें से सभी जो है वो भारत के गणतंत्र में शामिल है। जैसे धर्मनिरपेक्ष है, एक धर्म को यहाँ विशेष नहीं दिया गया है, मतलब कि चलिएगा तो ऑप्शन ए भी हो जाएगा। समाजवादी है, ठीक है, संप्रभु है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 26वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है, बताइएगा किसका, किस संगठन का? तो साथियों 26 का सही उत्तर बताइएगा, सार्क का, यूरोपीय संघ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का या आसियान का? साथियों 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 27वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का अभिकरण किस की स्थापना कब हुआ? बहुत ईजी प्रश्न और बहुत वीवीआई प्रश्न है, ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो साथियों 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1957 में। ठीक है, 1900 कितना में हुआ था? तो 57 में क्या हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना। चलिएगा, यहाँ पे जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? आप लोग न्यूज में सुने होंगे कि याचिका दायर किया गया है, ठीक है, तो 28 का सही जो उत्तर होगा, 28 का सही उत्तर होगा ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब कि उच्च न्यायालय में भी और फिर सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका दायर किया जाता है किसी केस या फिर किसी मुकदमे को लेकर के। तो 28 का सही उत्तर ए भी हो जाएगा, बी भी, मतलब सर्वोच्च न्यायालय और फिर उच्च न्यायालय दोनों में। चलिए 29 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? ठीक है, सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? देखिए ये हमारे जनताओं के लिए बहुत अच्छा कानून है। 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मौलिक अधिकार जैसा एक कानून है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे 30वां प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, पेरिस में, वियना में? साथियों यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है पेरिस में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे 31वां प्रश्न है, दक्षेस की स्थापना का विचार किसने प्रस्ताव किया? दक्षेस भी एक बहुत सारे देशों का क्या है, तो संगठन है, तो दक्षेस की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था, मतलब किसने कहा कि दक्षेस एक देशों का संगठन बनना चाहिए? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जनरल जिया उर रहमान। ठीक है, जनरल जियाउर रहमान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 32वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं? बात सही है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहा जाता है? तो साथियों 32 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुरक्षा परिषद जो है वो वर्ल्ड पुलिस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
33वां प्रश्न है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था बताइएगा। काठमांडू में, नई दिल्ली में, ढाका में, थिम्पू में। बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली लगाए होंगे लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। 33 का सही उत्तर जो है, 33 का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी राइट आंसर, ढाका में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सार्क संगठन है एक, जिसमें भारत, पाकिस्तान, टोटल 8 से 9 देश इसमें शामिल है। और इनका यहाँ पे व्यापार और फिर कुछ लेकर के संगठन है। और फिर इनका मुख्यालय कहाँ है, तो ढाका में है। और प्रथम शिखर सम्मेलन भी ढाका में हुआ था। चलिए 34वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो देखिएगा साथियों, दक्षेस का सदस्य कौन नहीं है, तो देखिए जो श्रीलंका है वो है दक्षेस का सदस्य, भूटान भी है, नेपाल भी है, लेकिन म्यांमार जो है वो दक्षेस का सदस्य नहीं है। चलिए तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 35वां प्रश्न, निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है। कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो साथियों इसका सही जो उत्तर होगा, 35 का सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन। चलिएगा इसके बाद साथियों बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 36 में, सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया बताइएगा। सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, मोरारजी देसाई ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न 37वां प्रश्न है, हम भारत के लोग जब सब प्रस्तावना पढ़े होंगे, प्रस्तावना स्कूल कॉलेज में जब बोले होंगे हम भारत के लोग भारत को, तो ये जो शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग से लिया गया है, मतलब किस भाग से इस शब्द का प्रयोग होता है। तो साथियों 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी यानी प्रस्तावना से, ठीक है। आप लोग को पहले ही पता पता था, ठीक है। तो हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना से। संविधान के 11वीं अनुसूची का अनुसूची में किस विषय को शामिल किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, यहाँ पे कितने विषय हैं ये प्रश्न किया है। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, 38 का सी हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि टोटल 29 विषयों को शामिल किया गया किसमें, तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, ठीक है, याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। चलिए 30वां यहाँ पे, इसके बाद हम आ चुके हैं 39वां प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन को जोड़ा गया। देखिए 42वें संविधान संशोधन बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, यानी समाजवाद को जो जोड़ा गया है 42वें संविधान के संशोधन के अनुसार किसमें, तो प्रस्तावना में जोड़ा गया है। चलिएगा 40वां प्रश्न है, संविधान के पवित्र दस्तावेज किसने कहा। संविधान को पवित्र दस्तावेज कौन कहा, कौन व्यक्ति थे। तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए अंबेडकर थे, ठीक ना, मैंने यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। चलिए 41वां प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है, मतलब कि केंद्र और राज्य में संबंध होना चाहिए, ये किस अनुसूची में शामिल है। तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, यानी कि 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच अनुसूची है। चलिएगा इसके बाद 42वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का आत्मा, बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। तो साथियों 42 का सही जो उत्तर होगा यहाँ पे देखिएगा, 42 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 32वां जो अनुच्छेद 32 जो है उसे संविधान का आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है बताइएगा, विधायी, न्यायिक, प्रशासनिक। साथियों 43 का जो सही उत्तर होगा राइट आंसर आपके सामने ए हो जाएगा, विधायी प्रक्रिया है। चलिएगा 44वां प्रश्न है, अध्यात्मक शासन का उद्देश्य सर्वप्रथम किस देश में हुआ, ठीक है। अध्यात्मक शासन का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, कनाडा में हुआ था, या रूस में हुआ था, या फिर फ्रांस में हुआ था। तो साथियों इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यूएसए यानी कि अमेरिका में जो हुआ था अध्यात्मक शासन का प्रथम यहाँ पे प्रयोग हुआ था। चलिएगा सर्वप्रथम हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न, एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा लाई गई थी, मतलब कि एक्ट ईस्ट नीति जो था किस प्रधानमंत्री द्वारा लाया गया था। 45 का सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नरसिम्हा राव। ठीक है, नरसिम्हा राव के द्वारा एक्ट ईस्ट नीति जो है वो लाया गया था। चलिए 46वां प्रश्न है, 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ, बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 2019 में। ठीक है, 2019 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो 17वीं था। ठीक ना, चलिएगा। इसके बाद साथियों हम आ चुके हैं प्यारे साथियों 47 में। ठीक है, सही प्रश्नों को मिलाते जाइएगा। ठीक ना, सही प्रश्नों को याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 फरवरी को एकदम लड़ने वाला ये प्रश्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कब दर्जा दिया गया। ये आप जो है, आप मतलब आप पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा, पार्टी की दर्जा कब दिया गया उसे। तो साथियों इसका 47 का सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 2023 में एक राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरी। चलिए 48वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं। वर्तमान में प्रेजेंट में अभी कितने राष्ट्रीय दल हैं साथियों। राष्ट्रीय दल टोटल अभी भारत में 48 का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 हैं, टोटल 6 हैं। चलिए नीति आयोग की स्थापना कब हुआ। तो देखिएगा 2015 में हुआ था नीति आयोग की स्थापना। ठीक है, चलिएगा नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ था। ठीक है, जो कि कौन किए थे, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री पीएम मोदी किए थे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए थे। क्या चीज किए थे, तो नीति आयोग का स्थापना 2015 में। ठीक ना, चलिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता किस देश के मध्य अस्था हस्ताक्षरित हुआ। ठीक ना, हस्ताक्षरित हुआ। साथियों ताशकंद समझौता बहुत ही यहाँ पे देश के लिए भयानक था एक। तो 50 का सही जो उत्तर हो जाएगा, 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 51वां प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अभी कितने सदस्य हैं। तो 51 का सही जो उत्तर हो जाएगा साथियों, 51 का सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि टोटल 193 सदस्य हैं। चलिएगा 52वां प्रश्न है कि यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यालय क्या है, कार्यकाल क्या है। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो महासचिव होते हैं उनका कार्यकाल कितना है, कितने वर्षों तक है। तो 52 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, टोटल 5 वर्षों तक। ठीक है, अधिकतर 5 वर्षों तक होता है। चलिए 53वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य कौन है। ठीक ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य कौन है। तो यहाँ पे 53 का सही जो उत्तर होगा साथियों ऑप्शन बी यानी कि दक्षिण सूडान जो है वो यहाँ पे यूएनओ में बहुत नया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 54वां प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना का मुख्य उद्देश्य है विश्व शांति एवं सुरक्षा। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना और शांति फैलाए रखना। चलिए 55 नंबर प्रश्न में हम आ चुके हैं। 55वां प्रश्न क्या है कि सुरक्षा परिषद के अस्थाई, ठीक ना, सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य का कार्यकाल कितना साल होता है। तो अस्थाई परिषद की सुरक्षा जो यहाँ पे परिषद होता है उसके कार्यकाल टोटल होते हैं ऑप्शन बी 2 वर्ष तक। ठीक है, ओनली 2 वर्ष। 56वां प्रश्न में देखिएगा, 56वां प्रश्न क्या कह रहा है कि गुट निरपेक्ष देशों का समूह समूह एक संगठन है। गुट निरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है। तो तृतीय विश्व के देशों का, ठीक है, तृतीय विश्व के देशों का, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 57वां प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है, किसमें निहित है बताइएगा। तो 57 का सही जो उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे सदस्य राज्यों के सामाजिक व आर्थिक विकास में गुट निरपेक्ष आंदोलन निहित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को समझते चलेंगे, 100% सही प्रश्नों का आंसर हम बता रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया। मतलब सार्क का अंतिम सदस्य कौन है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अफगानिस्तान जो है वो नया सदस्य बना है सार्क का। चलिए इसके बाद 59वां प्रश्न, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ। तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था ऑप्शन सी बेलग्रेड में। चलिएगा 60वां प्रश्न है साथियों, दक्षेस के महासचिव के कार्यकाल कितना होता है। ठीक ना, दक्षेस क्या मार्क यहाँ पे महासचिव के कार्यकाल का
काल कितना होता है, मतलब समय कितना होता है उनको, तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब टोटल 3 वर्ष का उनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, चलिएगा। 61वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? ठीक ना, तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा, 61 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में ही यहाँ पे भारत को संघ एवं राज्य बोला गया है। चलिए अगला प्रश्न है, 62वां प्रश्न है, भारतीय न्यायिक का भारतीय न्यायिक किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? ठीक है, तो भारतीय न्यायपालिका जो है वो कार्य करती है, इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा। ठीक ना, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही न्यायपालिका कार्य करती है। चलिएगा, 63वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों का कानून बनता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट शक्तियाँ? तो साथियों, केंद्र और राज्य दोनों का कानून कहाँ बनेगा? तो समावर्ती सूची में। 63 का सही उत्तर सी हो जाएगा। संघ सूची में सिर्फ देश केंद्र बनाएगा इसमें कानून, और राज्य सूची में सिर्फ राज्य बनाएगा, लेकिन समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों बनाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न है, 64वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? बताइएगा। तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा, नेक्स्ट इसका सही जो उत्तर हो जाएगा 64 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 65 नंबर प्रश्न है कि नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? आपके शहर में अगर नगर निगम बैठ रहा है, माने बनाया जा रहा है, तो वहाँ कितना जनसंख्या होना चाहिए? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 5 लाख से अधिक होने पर ही नगर निगम की स्थापना किया जाता है। साथियों, 65 का जो है सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 66वां प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति मूल सिद्धांत का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत के विदेश नीति के मूल सिद्धांत का समावेश किस अनुच्छेद में किया गया? 66 का सही उत्तर हो जाएगा, 66 का ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 51 में किया गया है विदेश नीति। चलिएगा, 67वां प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, वीवीआई कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ऐसे सब ही वीवीआई है। चलिएगा, भारतीय विदेश नीति आधारित है किस पर? तो भारतीय विदेश नीति जो आधारित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुट निरपेक्षता पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 68 नंबर प्रश्न है, 71वां 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस देश का जन्म हुआ? तो देखिएगा, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक बांग्लादेश से जो बगल में है, ठीक ना, उसका जन्म हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 69वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, बहुत इजी प्रश्न है और बहुत ही आपको पीछे कई साल पूछा गया, कई साल पीछे पूछा गया यह प्रश्न। 69 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा तो आपका ए हो जाएगा सही उत्तर, 1945 में स्थापना किया गया। नेक्स्ट प्रश्न में हम आ चुके हैं, 70 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है टोक्यो, और ऑप्शन सी है पेरिस, और ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि न्यूयॉर्क में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, न्यूयॉर्क आपका राइट आंसर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चलिएगा, इसके बाद हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या कितना में? तो 71 में। संपत्ति का अधिकार कानून को कब बनाया गया? ठीक ना, सभी व्यक्तियों को संपत्ति का अधिकार है, ये कानून को कब बनाया गया था? 71 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा तो 71 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 1978 में, 1978 में। चलिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 72वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया है? मतलब कि दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया है। तो 72 का सही जो उत्तर होगा ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। क्या हम लोग जो हैं भारत में जो हैं, हम लोग कभी बिहार की नागरिक नहीं हैं, हम लोग भारत के नागरिक हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, ठीक ना। लेकिन अन्य देश में होता है क्या चीज़ कि हम कनाडा के नागरिक हैं और वहाँ के कोई अगर शहर है तो वहाँ के भी नागरिक हैं, मतलब वहाँ दोहरी नागरिकता है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में एकल नागरिकता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक ना। एकल नागरिकता भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता, ठीक है। हम सिर्फ भारतीय नागरिक हैं, ठीक है। हम अपने को कभी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का नागरिक नहीं बोलते हैं।
तो चलिएगा 73वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद बताइएगा। मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कितना में है? तो देखिएगा साथियों, इसका सही जो उत्तर है 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 12 से 35 तक मौलिक अधिकार संबंधित कानून है। ठीक है, मौलिक अधिकार संबंधित कानून किसमें है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 12 अनुच्छेद से लेकर 35 अनुच्छेद तक। चलिएगा 74वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन करता है? सांसद करता है, राष्ट्रपति करता है, या प्रधानमंत्री करते हैं, या उच्चतम न्यायालय करता है? तो साथियों 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, यानी उसी को हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों को संरक्षित करता है। चलिए 75वां प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? तो साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का स्थापना करना। ठीक है, आर्थिक लोकतंत्र का स्थापना करना ही नीति निर्देशक तत्व कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसके बाद हम आ चुके हैं 75 के बाद सीधे हम आ चुके हैं 76 नंबर प्रश्न में। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख, देखिए अभी जस्ट हम इस प्रश्न को हम हल कर रहे थे। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो साथियों इसका 76 का सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व है। चलिएगा इसके बाद 76 के बाद हम आ चुके हैं 77वां प्रश्न में। ठीक है, चलिएगा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो टोटल ऑप्शन सी हो जाएगा 77 का सी, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में। चलिए 78वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदयुक्ति से संबंधित है? 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 72 में। चलिएगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 79वां नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत आपको ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में। बताइएगा 79वां नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री, तो देखिएगा जो अपने बी आर अम्बेडकर जो हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो रहे प्रथम क्या चीज? तो प्रथम कानून मंत्री। तो साथियों इसका 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है कहाँ का? राज्य का, केंद्र का? राज्य केंद्र दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो कहाँ का प्रधान है, कहाँ के मुखिया हैं? तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के भी हैं और फिर यहाँ पे केंद्र के भी हैं, मतलब कि देश के लिए भी है और हमारे राज्य के लिए भी है। चलिए 81वां नंबर प्रश्न है कि अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों का नियुक्ति का अधिकार किसे प्राप्त है? मंत्री का नियुक्ति कौन कर सकता है अनुच्छेद 75 के अनुसार? तो 81 का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जब चुनाव होता है तो मंत्रियों का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 82वां नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ठीक ना, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। चलिए साथियों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न कि किस राज्य में विधान परिषद है? बताइएगा किस राज्य में विधान परिषद है? महाराष्ट्र में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में, इनमें से सभी? तो देखिएगा 83 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। महाराष्ट्र में भी आपको देखने को मिल जाएगा राज्य विधान परिषद, और बिहार, आंध्र प्रदेश सभी जगह मिल जाएगा। चलिएगा इसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे 84 नंबर प्रश्न में। ठीक है, 84 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, याद करके जाइएगा, बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 243 से कुल संख्या है। ठीक है, चलिएगा 85वां नंबर प्रश्न है कि भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? ये आप 10th में भी पढ़े होंगे, ठीक ना, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग। भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 85 का सही जो उत्तर है 85 का ऑप्शन ए हो जाएगा 2005 में। पूछेगा कि ये कानून सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये हुआ था राजस्थान में। ठीक ना, राजस्थान में सबसे पहले 2005 राजस्थान। चलिएगा
साथियों 86वां नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% तक आरक्षण देगा, वो किस वर्ष प्रदान किया गया था? 50% आरक्षण किस वर्ष से दिया गया था? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2006 के बाद, ठीक ना, मतलब 2006 में। चलिएगा, महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? तो 50% 2006 में। 87वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? साथियों इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर, यानी गांधी जयंती के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए 88वां प्रश्न है किस देश का संविधान अलिखित है? कहाँ का संविधान लिखा हुआ नहीं है? तो देखिए बोला गया संविधान अमेरिका का है, लिखा गया नहीं है, तो ऑप्शन बी है सही उत्तर। अमेरिका का जो संविधान है वो अलिखित है, लिखा गया नहीं है, ठीक है। तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 88 का सही उत्तर ए हो जाएगा। लेकिन साथियों यहाँ पे देखिएगा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक है, अमेरिका नहीं होगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई प्रश्न गलत आपको लगता है तो बताइएगा, क्योंकि ये मुझे गलत लगा, ठीक ना, ये नहीं होगा। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। चलिएगा 88 के बाद हम आ चुके हैं किस में? तो 88 के बाद आ चुके हैं 89वां नंबर प्रश्न में। G20 18वां शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था? G20 का 18वां जो शिखर सम्मेलन हुआ उसका मूल उद्देश्य क्या था? मूल सिद्धांत क्या था? मूल विषय? तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एक धरती एक परिवार एक भविष्य। बात सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 90 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो देखिएगा साथियों सबसे पहले ये चुनिए कि कौन कौन सदस्य है G20 का। तो 90 का सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बांग्लादेश जो है वो G20 का सदस्य नहीं है। बाकी इंडोनेशिया भी है, चीन भी है, कनाडा भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 91 नंबर प्रश्न उच्चतम न्यायालय यानी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुई थी? कब की गई थी? तो साथियों उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया था वर्ष उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया था वर्ष 1950 में, ठीक है। चलिएगा जब देश गणतंत्र हुआ था उसी साथ 1950 में उच्चतम न्यायालय का स्थापना भी किया गया था। 91 का सी सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 92 नंबर प्रश्न जनहित जनहित याचिका का शुरुआत की गई थी, ठीक है। जनहित याचिका का शुरुआत क्या किसके द्वारा की गई थी? देखिएगा तो 92 का सही जो उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यायिक पहल के द्वारा, ठीक ना, किसी को न्याय देने के लिए। चलिए 93 नंबर प्रश्न भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? उच्च सदन कौन सा है? तो भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है जिसको कहते हैं ऑप्शन बी विधान परिषद है। चलिएगा प्रत्येक राज्य में। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न 86वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? तो 86वां संविधान संशोधन जो है वो संबंधित है ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, शिक्षा का अधिकार से, ठीक है, शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। चलिएगा इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे 95 नंबर प्रश्न में अनुच्छेद अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? 355 का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो 95 का सही जो उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा 2023 में, ठीक ना। 2023 में अनुच्छेद 95 सॉरी अनुच्छेद 55 है, ठीक ना, अनुच्छेद 55 है, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं। अनुच्छेद 55 का प्रयोग 2023 में किया गया था। ये पूछेगा प्रश्न, ये जरूर से जरूर पूछेगा, ठीक है। चलिए 96 नंबर प्रश्न भारतीय संसद का निम्न सदन क्या कहलाता है? निम्न सदन कौन है? तो देखिए प्यार साथियों 96 का सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न सदन जो है वो राज्यसभा है और लोकसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। ये आप लोग पढ़े होंगे अपने स्कूल कॉलेज कोचिंग वगैरह में पढ़े होंगे कि उच्च परिषद किसको उच्च किसको कहते हैं? तो लोकसभा को, और निम्न किसको कहते हैं? तो राज्यसभा को। नेक्स्ट प्रश्न 97 नंबर प्रश्न पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इजी प्रश्न, और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ठीक है साथियों। 4 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा, जरूर से जरूर देखने को मिलेगा ये प्रश्न। 97 नंबर प्रश्न है कि पंचशील सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिएगा पंचशील सिद्धांत देने वाले हमारे बहुत महान व्यक्ति जो थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ऑप्शन बी मार लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 98 नंबर प्रश्न सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है सुरक्षा परिषद के? 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, टोटल 10 का 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
ए। नेक्स्ट प्रश्न है 99वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन क्षेत्रवाद के रूप है? ठीक है, क्षेत्रवाद का रूप कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भाषाई आंदोलन भी एक क्षेत्रवाद का रूप ले लेता है, नस्लीय आंदोलन भी, और क्षेत्रीय पहचान आधारित आंदोलन भी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन डी आपको 100% चांस रहता है कि सही हो। ठीक ना, तो अगर आपका आंसर नहीं याद है तो आप डी मार सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 100वां प्रश्न है, वर्तमान में कुल भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल, यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 28 राज्य हैं। ठीक है, अभी कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। चलिएगा साथियों, इसके बाद हम चलते हैं, कोई व्यक्ति या कोई विद्यार्थी अगर 29 मारे हैं या 29 अगर जो पता है तो भूल जाइए। ठीक ना, जम्मू कश्मीर राज्य था वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, लद्दाख और फिर और फिर जम्मू और कश्मीर। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों हमने टोटल 100 के 100 4 फरवरी का प्रश्न पत्र को देख लिया है। इसमें सब्जेक्टिव भी है, अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप में। यहाँ पे पहला प्रश्न है संघ सूची और राज सूची से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है भाषाई नीति क्या है। देखिएगा साथियों, सबसे पहले 1 से 30 तक लघु है, इसमें 15 प्रश्न ही बनाना है, ये पहले समझ लीजिए। ठीक ना, तो तीसरा प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के 2 उद्देश्य लिखें। चौथा प्रश्न है राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है। और पांचवा प्रश्न है न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। छठा प्रश्न है नागरिकता से क्या अभिप्राय है। सातवां प्रश्न है आर्थिक न्याय से क्या जानते हैं। और आठवां प्रश्न है गठबंधन सरकार के 4 विशेषता बताएं। नौवां प्रश्न है भारत की दलीय व्यवस्था के 4 लक्षण बताएं। 10वां प्रश्न है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। 11वां प्रश्न है एकाधिकार नागरिकता से क्या समझते हैं। और 12वां प्रश्न है साधारण व विशेष बहुमत से क्या समझते हैं। 13वां प्रश्न है, देखिएगा जो जो प्रश्न हम यहाँ पे सब्जेक्टिव में बता रहे हैं लिख करके दे रहे हैं कि आप इसे याद करके 4 फरवरी को जाइएगा। ठीक है, याद करके जाइएगा, 4 फरवरी को याद करके जाइएगा, चाहे चुटका बना के ले जाइए चाहे कुछ करके ले जाइए, लेकिन आप इसे याद करके ले जाइएगा। ठीक है, चलिए यही प्रश्न आने वाला है। 14वां प्रश्न है परमाणु अप्रसार संधि क्या है। 15वां प्रश्न है सहयोगी संघ क्या है। सहयोगी संघ। 16वां प्रश्न है राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं। इसमें 30 तक टोटल कितना बनाना है, तो टोटल 15 ही बनाना है। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न है इसमें सुशासन से क्या समझते हैं। 18वां प्रश्न है कि सांप्रदायिकता क्या है। 19वां प्रश्न है कि इन 2 मौलिक अधिकारों का व्याख्या करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। अवसर की समता से क्या समझते हैं। संविधान के दर्शन का क्या अर्थ है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाले बाधा के 4 उपयोग लिखें, 4 उपाय लिखें। चलिएगा धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। निवारक निरोध शब्द क्या है। 73वां संविधान संशोधन क्या है। चुनाव आयोग के 4 कार्य क्या हैं। 27वां प्रश्न है लोकतंत्र के प्रतिनिधि शासन क्यों कहा गया। लोकतंत्र को प्रतिनिधि का शासन क्यों कहा गया है। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है। 28वां प्रश्न है राज्यसभा के 2 विशेष से शक्ति को लिखे। देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक से, ठीक ना, क्वेश्चन बैंक आपको पास होगा उसको से मिला लीजिएगा, उसको से याद कर लीजिएगा। अभी आपको 2 दिन टाइम है। ठीक ना, चलिएगा 29वां प्रश्न है राष्ट्रपति शासन से क्या अभिप्राय है। चलिएगा 30वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, टोटल 15 प्रश्न ही बनाना है इसमें, कि राजनीति के अपराधीकरण से क्या समझते हैं। चलिएगा हम आ चुके हैं लॉन्ग प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें आपको 31 से 38 तक दीर्घ है। एक इसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, भारत की विदेश नीति के निर्माण में पंडित नेहरू की भूमिका को लिखना है। नेक्स्ट राष्ट्रपति शासन की परिस्थितियों में लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन कौन कौन परिस्थिति में लगाया जाता है ये लिखना है। 33वां प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बताएं। चलिएगा 34वां प्रश्न है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां, बहुत सारे संकटकालीन शक्ति है वो लिखना है। 35वां प्रश्न है जिला परिषद के गठन एवं उसके कार्य, बहुत इजी प्रश्न है। 36वां प्रश्न है लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली है क्यों। ठीक ना, ये बताना है। मुख्यमंत्री का शक्ति का विवेचना करना है। मुख्यमंत्री जो सीएम होते हैं प्रत्येक राज्य का, उनका क्या क्या पावर है इनको लिखना है। चलिएगा 38वां प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या करें। ये भी अच्छा ही प्रश्न है, किसी से बनेगा। तो इसमें से टोटल 4 प्रश्न ही बनाना है। देखिएगा एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि इसी में से प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। ठीक ना, पूछा जाएगा। तो याद रखिए साथियों, हमने आपको टोटल
हमने आपको टोटल अभी कितना प्रश्न बताया, तो अभी हमने टोटल 100 के 100 ऑब्जेक्टिव और फिर इसके बाद 30 सब्जेक्टिव देखा, ठीक ना, 30 सब्जेक्टिव देखा है। और फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे 8 प्रश्न दीर्घ भी बताया है। तो लिख करके ले लीजिए, याद करके आपको जाना है तो करके जाना है, ठीक ना। तो याद करके आप लोग जाइएगा ऐसे प्रश्नों को। तो साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और साथियों जब आपका एग्ज़ाम होगा और अगर आप आंसर की चाहते हैं समय पर, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ऐसे आपको इस चैनल पर लगातार अपडेट और ऐसे बिहार बोर्ड के खबरें मिलती रहेगी, ठीक है। और ऐसा आपको तैयारी कराई जाती है। अगर आप 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो प्रत्येक प्रश्न का आंसर की, प्रत्येक प्रश्न का वायरल प्रश्न पत्र आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस चैनल पे। तो अभी तक के आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।